Hello everyone, welcome back to another video on JK Civil Services platform. I am Razia, your teacher for current affairs of national and international importance. प्रीवियस वीडियोस में हमने जनवरी एंड फरवरी 2024 के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो तो कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो मार्च 2024 है उसके टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स का यहाँ पे पार्ट 1 लेकर आई हूँ। जो पार्ट 2 होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो जितने भी करंट अफेयर्स है आपके, चाहे जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, वेदर इट इज़ JKPSC है, सुपरवाइज़र हो गया, फॉरेस्टर हो गया, या जितने भी होने वाले एग्जाम्स है सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, अब पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर कैसे इंपॉर्टेंट होगा। अब दो एग्जाम्स का हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस समझेंगे। पहला तो है JKPSC, दूसरा है सुपरवाइजर। ठीक है, अभी जो सुपरवाइजर एग्जाम है वो एक 1 डे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है ना। तो आप वैसे ही करंट अफेयर याद करेंगे, आप MCQ देखेंगे, अपना आंसर याद कर लेंगे, और कभी कंटेक्स्ट में अगर ऐसा कोई पॉइंट है, जैसे कोई पर्टिकुलर डे हो गया कब सेलिब्रेट होता है, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आप याद कर लेंगे। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल इसका लाइक जो भी यहाँ पे जितना लंबा कंटेक्स्ट में समझाती हूँ ताकि आपको लार्जर तरीके से इशू समझ आए। ठीक है ना, तो उस तरीके से आपको पढ़ना तो है, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बट याद रखने की जरूरत नहीं है। बट जो JKPSC एग्जाम है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ऐसे डिटेल्ड में पढ़ना है ना। तो दो तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे। जो 1 डे एग्जाम्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स वाले होंगे, वो क्या करेंगे, अपना MCQ देखेंगे, MCQ का आंसर देखेंगे, एंड फिर यहाँ पे थोड़ा सा अगर उनको कंटेक्स्ट में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है जो ज़रूरी है उसको यहाँ पे याद कर लेंगे। बाकी आप सुनते जाएंगे बस कि अच्छा ये है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा। लेकिन जो JKPSC एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कंटेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स स्टेज होता है, मेन स्टेज होता है। प्रीलिम्स में पहले तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चा एलिमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट वहाँ पे मेन स्टेज होता है जहाँ पे आपको एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं, या आपको इश्यूज पूछे जा सकते हैं, आपसे चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं, राइट, या आपको किसी बिल के बारे में पूछा भी जा सकता है, या किसी करंट अफेयर के बारे में डिटेल में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए उस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन इंटरव्यू स्टेज पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए, करंट इशू न्यूज में था, आपका इस पर क्या ओपिनियन है। ठीक है ना, तो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने अपने तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे। मैं सभी चीज़ों को, सभी एग्जाम्स को कंसिडर करके यहाँ पे कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो विदाउट अभी फर्दर बात करे बगैर हमारा आज का पहला करंट अफेयर देख लेते हैं, विच इज रिसेंटली which country's parliament has approved a controversial anti-LGBTQ bill, the Human Sexual Rights and Family Values Bill। हमें बताना है कि रिसेंटली किस कंट्री के पार्लियामेंट ने यहाँ पे LGBTQ बिल को पास किया है, जिसका नाम क्या है, द ह्यूमन सेक्सुअल राइट्स एंड फैमिली वैल्यूज बिल। तो आंसर क्या है, आंसर इज गाना। ठीक है, गाना एक ऐसी कंट्री है जो कहाँ पे है, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीकन कंटिनेंट को जाके इसका थोड़ा सा आप वर्ल्ड मैप पे देख लेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा सभी ही स्टूडेंट्स के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर वन कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या करेंगे, अफ्रीका को जाके वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, और अफ्रीका में ही कंट्री है गाना। ठीक है, फिर उसका लोकेशन देखेंगे कहाँ पे है, और इसके सराउंडिंग कंट्रीज को देखेंगे कौन कौन सी इसके सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, अभी जो अफ्रीका है ना, अफ्रीकन कंटिनेंट में 54 कंट्रीज है टोटल में। इन 54 कंट्रीज में जो 31 कंट्रीज हैं ऐसी हैं जिन्होंने क्रिमिनलाइज कर रखा है होमोसेक्सुअलिटी को, यानी कि जो सेम सेक्स मैरिजेस होती हैं उनको इन्होंने क्या कर लिया है, क्रिमिनलाइज कर, यानी जो लोग, अगर कोई लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो उनको क्रिमिनल माना जाएगा। ठीक है, तो कितनी ये पर्टिकुलर ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। आप देखेंगे 54 में से अगर 31 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने क्रिमिनलाइज कर रखा है, तो आप मानिए कि वहाँ पे पूरे कंटिनेंट में ये ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो इसी ट्रेंड के चलते हुए यहाँ पे गाना ने भी एक बिल पास कर ली है, लेकिन अभी उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिला है। इट्स अवेटिंग प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। ठीक है, अभी व्हाट डज इट सीक, इसका एम क्या है, इट्स एम इज टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज। ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या होते हैं, देखिए, अब ट्रेडिशनली ये होता है कि एक मैन मैरीज अ वुमन। ठीक है, दो अपोजिट सेक्सेस के बीच में शादी होती है, राइट। तो ये तो हमारे ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज है ना, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ट्रेडिशनल वैल्यूज में। अभी उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज से डिविएट होके जब यहाँ पे सेम सेक्सेस में मैरिज हो रही हो, ठीक है, या मान लीजिए कोई जैसे लेस्बियंस हो गए, फीमेल फीमेल मैरिजेस हो रही हैं, या गेज हो गए, मेल मेल मैरिजेस हो रही है, या बाइसेक्सुअल जो दोनों सेक्सेस के साथ आइडेंटिफाई करता हो, दूसरा होता है ट्रांसजेंडर, राइट, एंड नेक्स्ट क्यू से क्यूअर।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम ट्रेडिशनल वैल्यू से डिवेट हो रहे होते हैं ना, तो एक एंटी, इसके अगेंस्ट एक कंटेंशन उठता है, विवाद उठता है, डिस्कशन उठता है, तो उसके एंटी लोग जाने लगते हैं। जहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे इसके अगेंस्ट एक वेव उठती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, अपने ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए इस लेजिस्लेशन को यहाँ पे लाया गया। और इसके अंडर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन खुद को एज LGBTQ आइडेंटिफाई करता है, एज अ लेस्बियन आइडेंटिफाई करता है, एज अ गे, एज अ बाइसेक्सुअल, एज अ ट्रांसजेंडर और एज अ कोर पर्सन आइडेंटिफाई करता है, तो ही विल बी क्रिमिनलाइज्ड, वो क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा। और उसको कितना यहाँ पे सेंटेंस, प्रिजन सेंटेंस मिल सकती है, अप टू 3 ईयर वो जेल में रह सकता है। और जो पर्टिकुलर पीपल इनको सपोर्ट करेंगे इन LGBTQ एक्टिविटीज़ को, उनको 5 साल तक की जेल हो सकती है। करंटली यहाँ पे जो गाना है, इट हैज़ प्रोहिबिटेड गे एक्ट्स, जिनको पनिशेबल हैं बाय 3 ईयर जेल टर्म। ओके, तो ये जो इशू है, अगर हम इसकी लार्जर व्यू में बात करें, तो ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है ना। हर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, फीमेल एज अ फीमेल खुद को आइडेंटिफाई करे। देखिए, एक तो होता है बाय बर्थ आपका सेक्स क्या है, दूसरा होता है आप कैसे खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ फीमेल, यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ मेल, यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ ट्रांसजेंडर, जैसे भी करके। तो ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, खुद को कैसे भी आप आइडेंटिफाई करें। और यहाँ पे जो लार्जर ह्यूमन राइट्स का इशू है, इट शुड कम इन टू प्ले। आप चाहे खुद को कैसे भी आइडेंटिफाई करें, आपके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर है, उन्होंने भी इस बिल को अपोज किया। सो दिस इज अबाउट द बिल। किस कंट्री ने पास किया है? गाना कंट्री ने रिसेंटली इसको पास कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर है, उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज सामुद्र लक्ष्मण रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? किन 2 कंट्रीज के बीच एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सामुद्र लक्ष्मण? आंसर इज इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है, इंडिया एंड मलेशिया के बीच ये जो एक्सरसाइज सामुद्र लक्ष्मण है रिसेंटली हुई यहाँ पे। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक जॉइंट नेवल ड्रिल कंडक्ट की गई बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल मलेशियन नेवी, यानी कि इन दोनों कंट्रीज के नेवीज ने मिलकर इसको कंडक्ट किया यहाँ पे। और कब शुरू हुई थी? February 28 को। कब तक चली? March 2 तक, ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम कोस्ट पे। इट वॉज द 3rd एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। तीसरी बार ये लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व था? इंडियन नेवल शिप कील्टन एंड रॉयल मलेशियन शिप केडी लेकर। अब क्या एम था, क्या किया गया यहाँ पे? प्रोफेशनल इंटरेक्शंस हुई, नॉलेज को एक्सचेंज किया गया, एक साथ मिलकर कुछ सी ऑपरेशंस को किया गया, ताकि हमें जो बायलेटरल टाइज है, बॉन्ड्स है, फ्रेंडशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कॉपरेशन फॉस्टर की जाए, डेवलप करी जाए, और इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहेंस किया जाए। यानी कि अगर फ्यूचर में कभी एक साथ काम करना पड़े तो हम वो कितना अच्छे से कर सकते हैं, उस चीज़ को एनहेंस करना, इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस किया गया बिटवीन द 2 नेवीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। What is the theme of National Bird Defect Awareness Month 2024? जो नेशनल बर्ड डिफेक्ट्स अवेयरनेस मंथ है 2024, इसको इसी साल लॉन्च किया गया। ठीक है, मार्च में इसको लॉन्च किया गया था, जब 3rd मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? उसी कंटेक्स्ट में 3rd मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3rd मार्च को। तो इसी के व्यू में इसी के चलते हुए March 1 को इंडिया ने अपना एक नेशनल बर्ड डिफेक्ट्स अवेयरनेस मंथ को लॉन्च किया गया, जो कि अब हर साल जनवरी को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनवरी को हर साल, ये जो पूरा जनवरी का मंथ है ना, इसको कंसिडर किया जाएगा एवरी ईयर एज नेशनल बर्ड डिफेक्ट्स अवेयरनेस मंथ। ठीक है, तो ये जनवरी आप याद रखेंगे। और 3rd मार्च को वर्ल्ड बर्ड डिफेक्ट्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका जो अब 2024 का जो नेशनल बर्ड डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ है, इसका क्या एम था, इसकी क्या थीम थी? दैट वाज ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्ड डिफेक्ट्स। क्या था? बैरियर्स को, हर्डल्स को ब्रेक करना और इंक्लूसिव सपोर्ट प्रोवाइड करना उन बच्चों को जिनमें बर्ड डिफेक्ट्स है। इंक्लूसिव सपोर्ट क्या होता है कि सबको ही सपोर्ट प्रोवाइड करना, वेदर आप रिच हैं, वेदर आप पुअर हैं, वेदर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इट विल नॉट मैटर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे सभी बच्चों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी बच्चों को यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उन बच्चों को जिनमें बर्थ डिफेक्ट्स है, यानी कि जब से वो पैदा हुए उनमें कोई कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा कंटेक्स्ट देख लेते हैं। जो डॉक्टर वीके पॉल है, मेंबर हेल्थ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक थिंक टैंक है। इसका मेंबर ऑफ हेल्थ, मेंबर फ्रॉम द हेल्थ कैटेगरी जो है, दैट्स डॉक्टर वीके पॉल। इन्होंने ही लॉन्च किया इस मंथ को। और कौन सा वो मंथ होगा? हर साल जनवरी, जिसको कंसिडर किया जाएगा, अगेन बता रही हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए, जनवरी विल बी द मंथ जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज नेशनल बर्ड डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ। इस मंथ में अवेयरनेस फैलाई जाएगी अबाउट बर्ड डिफेक्ट्स और
बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये किसका रोल एम्फसाइज करता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग चाइल्ड हेल्थ, जो PMJAY है, इसका रोल एम्फेसाइज करते हुए इसको लॉन्च किया गया। अंडर PMJAY यहाँ पे 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है हर किसी मेंबर को, हर किसी पर्टिकुलर पर्सन को। अगर वो सीख कर रहा है यहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन, तो उसको वहाँ पे कैशलेस वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड होंगी, कितने तक की? अप टू 5 लाख। तो इसकी सिग्निफिकेंस को यहाँ पे एम्फेसाइज करते हुए इस मंथ को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो कैंपेन है फॉर इट्स एन एफर्ट फॉर ऑब्जर्विंग बर्थ डिफेक्ट डे को ऑब्जर्व करने के लिए इस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसको बर्थ डिफेक्ट डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 मार्च एवरी ईयर। एंड जो नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ है, ये एक इनिशिएटिव है अवेयरनेस रेज करने के लिए रिगार्डिंग ऑल बर्थ डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव करना द केयर एंड ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन। ये जो मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ है, इनको किसके अंडर प्लान किया जाएगा? मतलब 1 महीने यानी कि पूरे जनवरी के महीने जितनी भी एक्टिविटीज़ अब चलेंगी, मतलब कैंपेन्स किए जाएंगे, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा, वो किसके अंडर प्लानिंग की जाएगी? अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसके अंडर जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें 4 चीज़ों को टैकल किया जाता है। एक तो डिफेक्ट्स एट बर्थ होता है, उनमें चाइल्ड डिजीजेस होती है, राइट, कुछ और भी चीज़ें होती है इसके अंडर जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो इट्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स। ठीक है, जो 0 से 18 साल के बच्चे होते हैं, अगर उनमें कोई डिफेक्ट है, उस चीज़ को यहाँ इस स्कीम के अंडर टैकल किया जाता है, देखा जाता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसी के अंडर यहाँ पे प्लानिंग होगी फॉर द होल मंथ ऑफ जनवरी ऑफ चाइल्ड हेल्थ डिवीजन। ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, किसका? चाइल्ड हेल्थ डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ताकि नेशन वाइड अवेयरनेस क्रिएट हो सके एट कम्युनिटी लेवल रिगार्डिंग द चाइल्ड डिफेक्ट डिजीजेज जो भी प्रेजेंट होती है इन अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी? हमें बताना है जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है, जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर, कौन सी सिटी में लोकेटेड है? आंसर इज उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है, रिसेंटली यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो दिस इज द आंसर। ये रही वैदिक क्लॉक, आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं। इस वैदिक क्लॉक पे देखिए वैदिक टाइम भी दिखा रहा है, फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी दिखा रहा है, और ग्रीनविच मीन टाइम भी दिखा रहा है, GMT भी दिखा रहा है। ठीक है, ओके। कंटेक्स्ट देखते हैं। जो PM है, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इस क्लॉक को एट जंतर मंतर उज्जैन। ओके, ये वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक है जो कि टाइम दिखाती है यूजिंग द ट्रेडिशनल इंडियन पांचांग। जो ट्रेडिशनल इंडिया का पांचांग यानी कि हिंदू कैलेंडर है, पांचांग हिंदू कैलेंडर को बोलते हैं। तो इसका यूज़ करके ये वर्ल्ड की पहली ऐसी क्लॉक होगी जो यहाँ पे टाइम डिस्प्ले करेगी। 85 फुट टावर पे पोजिशनड है ये, और इसमें ये प्लानिटरी पोजीशन भी दिखाता है, मुहूर्त भी दिखाता है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि इंडिया का अपना टाइम, एंड GMT इज ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि जो ग्रीनविच जो लंदन में जगह है, वहाँ पे जो टाइम दिखाता है दैट्स अ GMT, ये उसको भी शो करता है। ठीक है, इसमें डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय लखनऊ बेस्ड संस्था आरोहन। जो लखनऊ बेस्ड एक संस्था आरोहन है, उसने इसको डेवलप किया गया है और इसको कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ वाया ए मोबाइल ऐप। ठीक है, जो उज्जैन है अपनी टाइम कीपिंग हेरिटेज के लिए इसको माना जाता है। एक आइडियल लोकेशन थी क्योंकि इसका हिस्टोरिकल रोल रह चुका है इन डिटरमाइनिंग इंडियाज टाइम जोन। जब इंडिया के टाइम जोन्स को डिटरमाइन करना था तो उसमें उज्जैन का एक बड़ा रोल रह चुका है। और इसकी जो लोकेशन है, यहाँ पे इंटरेक्टिंग पॉइंट है किसका? जीरो मेरिडियन का और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उज्जैन है ये कहाँ पे, ये किस पॉइंट पे आता है, किस इंटरेक्शन पॉइंट पे आता है? तो ध्यान रहेगा जीरो मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो इंटरेक्शन पॉइंट है वहीं पे उज्जैन लाई करता है। दैट्स वाई इस क्लॉक को वहीं पे फिट किया गया है। ठीक है, या तो JKPSC में ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप बताइए जो उज्जैन में, अच्छा ऐसे करके पहला स्टेटमेंट हो सकता है उज्जैन में इसको इंस्टॉल किया गया। सेकंड स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि इसको इसलिए इंस्टॉल किया गया बिकॉज दैट्स एन इंटरेक्शन पॉइंट। यहाँ पे डेटा चेंज करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जीरो मेरिडियन की जगह कुछ और लगा के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इट इज जीरो मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इंटरेक्शन पॉइंट। ठीक है, ओके।
Next is melanoclams द्रौपदी recently seen in the news belongs to which one of the following। हमें बताना है ये जो recently news में स्पीशीज थी melanoclams द्रौपदी, ये कौन सी स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करती है। इज इट एन ऑक्टोपस, इज इट अ सी स्लग, इज इट अ क्रैब और इज इट अ टर्टल। तो हमारा जो आंसर है दैट इट इज अ सी स्लग। जो melanoclams द्रौपदी है जिसका नेम रखा गया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नेम पे, तो इस ये एक सी स्लग होने वाला है। ठीक है, एक सी स्लग होने नहीं वाला है, इट्स सी स्लग है। ठीक है, melanoclams द्रौपदी इज अ सी स्लग। ठीक है, आंसर इज सी स्लग। ओके, ये देख लिया आप पिक्चर में अपने अराउंड एक म्यूकस की एक कवरिंग बना लेता है। देखिए ट्रांसपेरेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक म्यूकस की कवरिंग अपने अराउंड ये बना लेता है। ठीक है, ओके, कंटेक्स्ट देखते हैं। जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने एक न्यू स्पीशीज ऑफ हेड शील्ड सी स्लग को आइडेंटिफाई कर लिया। हेड शील्ड सी स्लग जिसका नाम melanoclams द्रौपदी रखा गया अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ओडिशा में एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ पे मिला इनको, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। इसकी जो लेंथ है दैट्स अप टू 7 मिलीमीटर। एक छोटा सा इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टेब्रल कॉलम डेवलप नहीं होता है वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता इनमें। ठीक है, सो ये एक छोटा इन्वर्टिब्रेट है जिसकी ब्राउनिश ब्लैक बॉडी है और एक डिस्टिंक्टिव रूबी रेड स्पॉट है इसकी बॉडी पे। कहाँ पे रहता है, वेट सैंडी बीचेस पे। हर्माफ्रोडाइट है यानी कि मेल फीमेल अलग होते हैं इनमें। फ्रॉम ए नॉट मेल फीमेल अलग, यहाँ पे क्या होता है हर्माफ्रोडाइटिक स्लग एक ऐसा स्लग है यानी कि दोनों इसमें मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होंगे और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होंगे। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म में बाइसेक्सुअल होता है, तो ठीक है इसमें दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इट्स अ हर्माफ्रोडाइटिक स्लग, जैसे अर्थवर्म में भी होता है। ठीक है, इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ लीविंग ए ट्रेल लाइक अ टर्टल एज इट मूव्स बीनीथ द सैंड। जब इस सैंड के नीचे मूव करता है तो फिर वहां पे एक ट्रेल जैसा छोड़ देता है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी म्यूकस से फिल्ड होती है। तो जो ये चलता है ना तो पीछे अपनी एक म्यूकस की ट्रेल छोड़ देता है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट melanoclams द्रौपदी। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोट्रिक। बायोट्रिक क्या है, जो कि रिसेंटली न्यूज में था। बायोट्रिक इज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। हमारा जो आंसर है दैट इज कि बायोट्रिक एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। इट्स नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, नॉट अ टैंक क्लीनिंग रोबोट, नॉट अ टेक्निक टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम क्रॉप। इट इज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। जो बायोट्रिक है इट्स अ रेवोल्यूशनरी वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी विच एम्प्लॉयज पायरोलिसिस टू कम्बैट इंडोर एयर पोल्यूशन। ये किस मेथड का यूज करता है, पायरोलिसिस मेथड का यूज करता है हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसको कम्बैट करने के लिए, सॉइल की हेल्थ को एनहेंस करने के लिए एंड क्लीन पावर को जनरेट करने के लिए इन रूरल इंडिया। क्लीन पावर यानी कि ऐसा पावर जिससे कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट ना हो, कोई ऐसे एमिशंस क्रिएट ना हो, कोई ऐसे एमिशंस रिलीज नहीं हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जो कि एनवायरमेंट के लिए खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लीन पावर इसीलिए, और ये सॉइल हेल्थ को भी इंक्रीज करता है। और किस चीज को कम्बैट करने के लिए, इंडोर एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए इसको बनाया गया। विच मेथड इट यूजेस पायरोलिसिस मेथड। यहाँ पे हीट किया जाता है किसी सबस्टेंसेस को या किसी वेस्ट सबस्टेंस को हीट किया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब वेस्ट मटेरियल को हीट किया जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो जो मटेरियल वहाँ से हमें मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो आगे देखेंगे, और उससे कम्बैट किया जाएगा। फिर ऐसे कम्बैट होगा, एयर पोल्यूशन एनहेंस होगी, सॉइल हेल्थ एनहेंस होगी और क्लीन पावर जनरेट होगा। कहाँ पे, रूरल इंडिया में। ये कम्युनिटी लेवल पे फंक्शन करेगा क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा वेस्ट डंपिंग मिलती है हमें, वहाँ पे इसकी फंक्शनिंग होगी। और यूटिलाइज करेगा जो लोकली जनरेटेड वेस्ट होता है, जो हम कम्युनिटी लेवल पे लोकल लेवल पे वेस्ट जनरेट करते हैं, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। और क्या क्या प्रोड्यूस होगी, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगी, दे आर 3 चीज़ें होंगी। एक तो होगा बायो ऑयल, दूसरा होगा सिन गैस या जिसको सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज बायोचार फर्टिलाइजर। ये जो बायोचार फर्टिलाइजर है इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर में। क्रॉप्स क्या कह सकते हैं, सभी क्रॉप्स के लिए, या कुछ आप ऐसा समझ लें जनरल एग्रीकल्चर में इसका यूज हो जाएगा एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो ऑयल एज एन ऑयल यूज होगा, सिन गैस रिलीज होगा यहाँ पे। ये जो प्रोडक्ट्स है दे विल नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू हेल्थियर लिविंग बट ऑल्सो एंश्योर सस्टेनेबिलिटी बाय पावरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल्स एंड सप्लाइंग सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आए ना, एक तो हेल्दियर लिविंग प्रमोट होगी क्योंकि ऐसे कोई गैसेस पोल्यूशन रिलीज नहीं हो रही है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हेल्दी लिविंग होगी, राइट। वो इनकी सस्टेनेबिलिटी एंश्योर करेगा, यानी कि सस्टेनेबिलिटी को एंश्योर करना कि आगे तक के काम आएगा, आगे तक चलेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि जितनी भी आने वाली साइकिल्स होंगे इसके बायोट्रिक की, एक तो उनको भी पावर देगा और वहाँ पे सरप्लस कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा लोकल होम्स के लिए।
ठीक है, या बिजनेसेस के लिए। बाकी जगहों पे भी इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा। एक तो इसको खुद को पावर देने के लिए यूज़ होगा फॉर फर्दर साइकिल्स, और बाकी जो होम्स है, लोकल होम्स है, वहाँ पे बिजनेसेस है, उनको भी यहाँ पे इससे पावर मिलेगी। ठीक है, जो क्लीन बर्निंग बायो ऑयल होगा, ये एक क्लीन बर्निंग ऑयल है क्योंकि ये कोई ऐसे इमिशंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये सर्व करेगा एज अ ग्रीन अल्टरनेटिव फॉर हाउस होल्ड कुकिंग के लिए। ठीक है, और जो बायोचार है एड करेगा इन कार्बन स्टोरेज एंड सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट। इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा और इसमें कार्बन स्टोर भी होगा। कार्बन स्टोरेज होता है यानी कि इट विल एक्ट एज ए सिंक फॉर कार्बन। हम जानते हैं जितना भी एटमॉस्फेयर में कार्बन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उतना हमारे लिए अच्छा वो नहीं है। तो ये उसके लिए एज अ सिंक यहाँ पे एक्ट करेगा, खुद में स्टोर करेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और उससे क्या होगी, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी जब हम इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन। विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल एम्ड एट कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन। हमें बताना है किस स्टेट ने रिसेंटली एक ऐसी बिल पास की जो कि इलीगल इमिग्रेशन, जो बॉर्डर से इमिग्रेशन होती है, जो कि इलीगली होती है विदाउट एनी पासपोर्ट्स। ठीक है, तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको यहाँ पे रोकने के लिए किस स्टेट ने एक बिल पास किया? तो आंसर इज हरियाणा। द हरियाणा असेंबली पास द हरियाणा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल 2024, जिसका एम है टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन एंड एड्रेसिंग द इशू ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स एक्सप्लॉइटिंग यूथ। और जो भी मतलब अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं जो आपको बोलते हैं कि हाँ चलो आप हमें इतने पैसे दो, हम आपको वहां पहुंचा देंगे, राइट। तो उन अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स को यहाँ पे उस इशू को भी टैकल करना है जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, ओके। What is the theme of Rare Disease Day 2024? जो Rare Disease Day 2024 है उसका थीम क्या था? उसका what was the theme for the Rare Disease 2024? ठीक है, ओके। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज शेयर यूर कलर्स। रियर डिजीज डे 2024 का थीम क्या है? शेयर यूर कलर्स। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर इज शेयर यूर कलर्स। कंटेक्स्ट में देखते हैं, जो फरवरी 2029 है, इट मार्क्स रियर डिजीज डे। ठीक है, देखिए मैंने आपको पीछे बताया मार्च 3 वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे, राइट। अभी फरवरी 29, ऐसे डेट्स जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हर किसी एग्जाम के लिए। रियर डिजीज डे, इट्स नॉट जस्ट फॉर वन एग्जाम, सभी ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये डेट्स। तो फरवरी 29 मार्क्स रियर डिजीज डे, जो कि क्या हाईलाइट करता है कि अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर दोज जिनमें रियर मेडिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, रियर मेडिकल कंडीशंस आगे पढ़ेंगे यहाँ पे हम। जो 2024 का थीम था दैट वाज शेयर योर कलर्स, एम्फसाइजिंग जो कोलैबोरेशन होती है इंडिविजुअल्स की फेसिंग रियर डिजीजेज, उन लोगों के लिए कोलैबोरेट करना जो कि इन डिजीजेस को फेस करते हैं जिनमें रियर डिजीजेस प्रेजेंट होती हैं। अब WHO ने इसको डिफाइन किया है रियर डिजीजेस को एज व्हाट? Rare diseases are debilitating lifelong disorders with a prevalence of 10 or fewer cases per 10,000 people। देखिए रियर से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही कम लोगों में पाई जाएगी, है ना। तो बहुत ही कम लोगों में पाई जाएगी, इसीलिए रियर होगी। तो रियर डिजीजेस वो डिजीजेस होती है जो कि किलिंग डिजीजेस होती है, जो कि लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ हमारे साथ रहती है, जो हमें ख़त्म कर देती है बिल्कुल। विद अ प्रेवलेंस ऑफ, इनकी प्रेवलेंस कितनी होती है? पर 10,000 पीपल, इतनी कम पाई जाती है। पर 10,000 पीपल देयर आर ओनली 10 और उससे भी कम केसेस, 10 और फीवर केसेस पर 10,000 पीपल, दैट्स वाई दे आर रियर। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द रियर डिजीजेस डे। नाउ Sea Defenders 2024 recently seen in news is a joint coast guard exercise between India and which country? जो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज हुई 2024 जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, हमें बताना है कि एक जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज रही, यानी कि इंडिया और दूसरी कंट्री ने अपने कोस्ट गार्ड्स की एक जॉइंट एक्सरसाइज करवाई। वो किस कंट्री के साथ करवाई? ठीक है, तो आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस के साथ मिलकर हमने इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट करवाया। जो यूएस कोस्ट गार्ड बर्थोल्फ शिप है, ये अराइव हुई कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर पे फॉर द सी डिफेंडर्स 2024 एक्सरसाइज विद द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, ओके। जो सेट ऑफ द कोस्ट ऑफ अंडमान कहाँ पे हुई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कोस्ट पे। ये 2 दिन का इवेंट चला यहाँ पे। इसका जो फोकस था दैट वाज ऑन मैरीटाइम पायरेसी, जो चोरियाँ होती है वाइल जब भी कोई सी रूट पे होती है कोई भी शिप, तो उस पर जो चोरियाँ होती है दैट्स कॉल्ड पायरेसी। तो मैरीटाइम जो पायरेसीज होती है वो फोकस में थी। ड्रोन अटैक्स जो होते हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इसको
कंडक्ट कराया गया, फायर फाइटिंग, पोल्यूशन रेस्पॉन्स एंड काउंटर ड्रग एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो एम्फेसाइज में क्या रहेगा, इट एम्फेसाइज ऑन इंटरनेशनल कॉपरेशन। जो एक्सरसाइज है, इट अंडरस्कोर्स द पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन एंड यूएस कोस्ट गार्ड, इंडियन एंड यूएस कोस्ट गार्ड्स की पार्टनरशिप को यहाँ पे दर्शाता है और शोकेस करता है रेडीनेस फॉर इमरजेंसीज लाइक मेडिकल इवैक्यूएशंस, और यहाँ पे दिखाता है कि इमरजेंसीज के लिए हम किस तरीके से रेडी है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो हाउ वी विल इवैक्यूएट दैट टाइम इन अपनी ये सभी कॉपरेशन की बात होती है ना, टू develop that cooperation, to develop the cooperation in particular areas, different areas, to develop bilateral ties, एक दूसरे के साथ हमारी फ्रेंडशिप को सही करना, हमारे बॉन्ड्स को सही करना, टाइज बढ़ाना, राइट। तो ये एक्सरसाइज उसी चीज के लिए कंडक्ट करी जाती है। रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट स्टेट स्पेसिफिक डिसऑर्डर। हमें बताना है रिसेंटली कौन सी ऐसी स्टेट बनी जिसने क्या किया, डिक्लेयर किया मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, यानी कि मैन और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी जिसे कहते हैं। अब ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। उसने इसको एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर यहाँ पे कंसिडर कर लिया है या डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब ह्यूमंस में और एनिमल्स में कोई कन्फ्लिक्ट उठता है। ठीक है, हमने कितनी बार देखा होगा, कितनी बार न्यूज़ में होगा कि आज चीता निकल के आ गया फॉरेस्ट से और उसको इस विलेज में पाया गया, एलिफेंट्स को पाया गया। ठीक है, एलिफेंट्स आ गए हैं हमारी लोकेलिटी में, चीताज आ गए, लायंस आ गए हैं, बियर आ गए हैं। कितनी बार बियर आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं, ये तब ऐसा होता है जब इनका अपना जो इनका हैबिटेट है अगर वो किसी रीज़न की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया हो, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया हो। जैसे हमें ब्रिजेस बनाने होते हैं, पाथवेज बनाने होते हैं, या हम एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट्स को कट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया होता है। ठीक है, वो क्यों डिस्ट्रॉय हो गया है, मान लीजिए हमने फॉरेस्ट को कट कर लिया यहाँ पे क्योंकि हमें उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इनका तो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया, या इनको वहाँ पे इनका जो प्रे है वो खत्म हो चुका है, इनको वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, तो उस खाने की सर्च में ये लोग बाहर आ रहे हैं, या कोई ऐसी क्लाइमेट, ऐसे वेदर में कोई ऐसी डिफरेंस है जिसकी वजह से इनको खाना नहीं मिल रहा है, ये बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अपने हैबिटेट से। अब जो ही ये बाहर आए, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्या करते हैं, जो लोकल पॉपुलेस होती है, जो वहाँ पे आसपास में लोग रह रहे होते हैं, उनके क्रॉप्स को, देखिए यहाँ पे फील्ड में दौड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। मोस्टली एलिफेंट्स के साथ देखा जाता है, हर्बिवोरस होते हैं, वो इनका क्रॉप खा जाते हैं। और इवन जब अब इन लोगों को, ये लोग इनको भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। इतनी ज़्यादा ह्यूमन डेथ्स हो जाती है, एनिमल की भी डेथ हो जाती है इन पर्टिकुलर इंस्टांसेस। तो दिस इज द ह्यूमन लार्जर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं। तो ये रिसेंटली जो है केरला, इसने अनाउंस किया था, इसने डिक्लेयर किया था कि ये जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है एक स्टेट स्पेसिफिक डिसऑर्डर है। ठीक है, डिजास्टर सॉरी, ओके। तो केरला हैज डिक्लेयर्ड द मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, द फर्स्ट इन इंडिया टू डू सो। पहली ऐसी स्टेट है जिसने इसको एज अ डिजास्टर डिक्लेयर कर लिया। क्यों हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे फेटल एनकाउंटर्स हो रही थी जहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हो रही थी, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग एलिफेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स जो इनकी फील्ड्स में आ रहे थे, या मान लीजिए रोड्स पे आ रहे हैं, आउटसाइड दियर होम्स, किलिंग मेनी पीपल। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, जब वाइल्ड लाइफ पोजेस अ डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमन इंटरेस्ट्स काजिंग डिस्प्यूट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। जब वाइल्ड लाइफ डायरेक्ट थ्रेट बन जाती है हमारे लिए, पहले तो फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, अभी अगर वो हमारे सामने आ गए तो देख विल काज डायरेक्ट थ्रेट टू अस। ठीक है, इससे डिस्प्यूट्स होते हैं एनिमल और ह्यूमन के बीच, हम उनको मारने लगते हैं, उनको भगाने लगते हैं। कभी कभी जो एनिमल होता है वो रिटेलिएट कर लेता है और ह्यूमन को खा लेता है वहाँ पे, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, कभी कभी एनिमल की डेथ हो जाती है बहुत ज़्यादा, कभी हमारी जो लोग हैं वो मर जाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन चीज़ों को देखता है, मैनेज करता है सच कन्फ्लिक्ट्स को, अनलेस जब तक कि एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर ना डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, अभी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसके पास अथॉरिटी होती है एड्रेस करना एनिमल थ्रेट्स को। दो डिपार्टमेंट्स का काम है, एक तो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, दूसरा चीफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, जब तक अगर अभी इसको एज अ डिजास्टर यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है तब तक ये मैनेज करता है कन्फ्लिक्ट्स को। और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है उसके पास अथॉरिटी होती है एनिमल थ्रेट्स को एड्रेस करने की, ये देता है ऑर्डर की चलो जाओ मार दो इस एनिमल को अगर हमारे लिए ये थ्रेट बन रहा है तो। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, थ्रू स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, एक फंड होता है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है, इस तरीके से स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है। जो कि ये फंड किस लिए होता है, अगर कोई डिजास्टर आ जाए, मतलब स्टेट में जैसे फ्लड्स आ गए, जैसे ड्रॉट आ गया, राइट, या कोई ऐसे एनिमल डिजास्टर आ गए, बहुत ज्यादा एनिमल्स का अटैक हो रहा है, तो उस टाइम पे इस फंड का यूज होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फंड्स एलोकेट करती है किसको, स्टेट डिजास्टर
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो रिलीफ एफर्ट्स देखे, जैसे कि अगर कुछ लोगों को उनकी क्रॉप्स डैमेज हो गई है, उनको रिलीफ प्रोवाइड कर ले, या उनका कोई मतलब पर्सनल मर गया है, कोई लोग फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं तो उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। India has recently signed the protocol for the establishment of joint economic and trade committee with which country। हमें बताना है recently हमने किस कंट्री के साथ मिलकर इस कमेटी को बनाया है, which is joint economic and trade committee जेटको को हमने मिलकर किस कंट्री के साथ बनाया, किस ये कमेटी को हमने किस कंट्री के साथ मिलकर बनाया, तो आंसर इज डोमिनियन रिपब्लिक। डोमिनियन रिपब्लिक के साथ एज सच हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पे जो मैकेनिज्म है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है इनके साथ, कोई ऐसा हमारा एग्रीमेंट नहीं है इनके साथ, तो अभी हमने एक कमेटी बनाई है ताकि वो इन चीज़ को देखे, ठीक है। तो कंटेक्स्ट देखते हैं। इंडिया साइंड द प्रोटोकॉल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन ट्रेड कमेटी विद द डोमिनियन रिपब्लिक। किसके साथ? डोमिनियन रिपब्लिक के साथ। एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन सैंटो डोमिनिको, जो हमारी वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, तो उनके साथ मिलकर हमने क्या किया है, इस कमेटी को बनाया है। यहाँ पे जो रामू अब्बागानी हैं जो कि इंडिया के एम्बेसडर हैं टू डोमिनियन रिपब्लिक, और रॉबर्टो अल्वारे जो है डोमिनियन रिपब्लिक मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया। नॉट इंपॉर्टेंट। तो इंडिया एंड डोमिनियन रिपब्लिक डोंट करंटली हैव अ बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी हमारा इनके साथ कोई ऐसा जो बायलैटरल एग्रीमेंट है या बायलैटरल ऐसा कोई मैकेनिज्म है इनके साथ फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा अपने ट्रेड कॉमर्स को एनहेंस करने के लिए, ऐसा कोई मैकेनिज्म को लाने के लिए हमने इस कमेटी को यहाँ पे जॉइंटली बनाया है। और हम क्या करते हैं, प्राइमरली हम यहाँ से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम डोमिनियन रिपब्लिक से क्या लेकर आते हैं, गोल्ड, और यहाँ से जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं दैट्स फार्मास्यूटिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स एंड 2 and 3 व्हीलर्स टू देम। हम इनको ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, दवाइयाँ वगैरह, जैसे मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, शेलफिश वगैरह, मोटर व्हीकल्स हो गए, 2-3 व्हीलर्स हो गए, लेकिन वहाँ से हम क्या लेकर आते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं। अब ये प्रोटोकॉल कमेटी क्यों बनाई गई, इसका विजन क्या है, हाउ वी एनविसाज, व्हाट डू वी एनविसाज, ठीक है। हमारा जो विजन है दैट इज टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप कोऑपरेशन ट्रेड में, सर्विसेज में, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज में और बाकी सेक्टर्स में, बाय मीन्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एक दूसरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द जेटको। ओके, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है ये जो इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल चीज़ों को बढ़ावा देना, लोकल चीज़ों को एक आवाज़ देना, जो लोकली हमारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनको फोरफ्रंट पे लाना, उनको फंडिंग देना, उनको इंपॉर्टेंस में लाना, ठीक है। तो उनकी आवाज़ बनना एक हिसाब से, जो भी लोकली हमारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। रिसेंटली जिसको न्यूज़ में देखा गया, तो बताइए कौन सी इंस्टीट्यूट का, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है, तो आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक थिंक टैंक है, राइट। तो इसी थिंक टैंक ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है विच इज वोकल फॉर लोकल। तो कंटेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग ने लॉन्च कर लिया इस इनिशिएटिव को ताकि सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे फॉस्टर हो, डेवलप हो। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल हो, राइट, जो बहुत लंबे अरसे तक चले, जो फ्यूचर जनरेशंस को भी फायदा दे। अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, जिसको 2021 में लाया गया था, ऑन द लाइन्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम लाया गया था 2018 में, ठीक है। तो 2018 में इसको लाया गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया, ठीक है। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया गया इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर इसके बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम आया, फिर ब्लॉक्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया। तो इसी तरीके से अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक, उसी प्रोग्राम के अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा फ्रॉम 500 ब्लॉक्स थ्रू आकांक्षा ब्रांड। ब्रांड का नेम क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। आकांक्षा ब्रांड के अंडर 500 ब्लॉक्स में लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। जो आकांक्षा है एक अम्ब्रेला ब्रांड होगा और इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस भी फैसिलिटेट करेगा।
आकांक्षा जो है इस ब्रांड को जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है यहाँ पे भी एक विंडो प्रोवाइड की जाएगी ताकि ऑनलाइन जाके भी लोग कर सके वहाँ पे काम, ठीक है। जो पार्टनर्स होंगे इसमें वो ऑफर करेंगे सपोर्ट ई कॉमर्स के लिए, लिंकेजेस प्रोवाइड करेंगे, लिटरेसी सर्टिफिकेशन देंगे और लोगों का स्किल एनहेंस करेंगे ताकि जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके और लोकली लोग एम्पावर हो, ठीक है। हमारे जो अपने लोग हैं वो एम्पावर हो, लोकल लेवल पे लोगों को एम्पावर हो लोग, ठीक है। और जो भी लोकली चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो बेची जाए, उनको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिले, ठीक है। लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ठीक है। इसी तरीके से ताकि फिर हमारा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम है उसी को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, उसी के अंडर ये सब किया जा रहा है, ठीक है। ओके, तो विल सी द नेक्स्ट वन, लास्ट वन है आज के लिए। रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की फील्ड में हमें बताना है किसके साथ हमने रिसेंटली एग्रीमेंट किया है, तो आंसर इज भूटान। ऑन मार्च 13, 2024 जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने एक अप्रूव किया एक एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड भूटान इन फूड सिक्योरिटी। भूटान हम जानते हैं हमारा इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो ये जो पैक्ट है इसमें क्या क्या किया, कॉपरेशन की जाएगी बिटवीन भूटान BFDA एंड भूटान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड इंडियाज FSSAI। तो फूड सिक्योरिटी का मसला है, इंडिया का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ये ओवरसी करेगी। तो इसी FSSAI ने किसके साथ मिलकर, भूटान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड भूटान का जो BFD है इसके साथ मिलकर क्या किया, कॉपरेशन एक पैक्ट बनाया, ठीक है। इसके अंडर क्या की जाएगी, हेल्थ सर्टिफिकेट्स इशू की जाएंगी इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। मतलब जो भी चीज़ें हम यहाँ से भूटान को एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग उसको हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, इशू करेंगे। इससे क्या होगा, ट्रेड सिंप्लीफाई होगा, जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो लोअर हो जाएंगे, वो कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, और ट्रेड हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि देखिए हमने यहाँ कोई चीज़ भेजी, वहां का इसके पास सर्टिफिकेट है उस चीज के लिए, तो कितना इजी है उसको सेल कर रहा वहां पे, ठीक है। दिस एग्रीमेंट एनहेंसेस बायलैटरल ट्रेड, हमारा एनहेंस होगा, और अंडरस्कोर्स द कमिटमेंट टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, हमारा जो कमिटमेंट है कि हम दोनों एक साथ, हम दो कंट्रीज एक साथ मिलकर प्रॉस्पर करेंगे, उस कमिटमेंट को अंडरस्कोर करता है, उस कमिटमेंट को अंडरलाइन करता है यहाँ पे बिटवीन द टू नेबरिंग नेशंस। यानी कि वी बोथ आर कमिटेड कि हम दोनों ही एक साथ प्रॉस्पर करेंगे यहाँ पे। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए, अपने ट्रेड फैसिलिटेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस फैक्ट को किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन